हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर ले लिया है। आज का हमारा जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 4 है, यानी क्लास संख्या 4 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय। इससे पहले हमने हिंदी गद्य साहित्य वाला वीडियो पढ़ लिया है, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के बारे में हमने पढ़ा था। यह हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय। पद्य साहित्य में आपके 2 टॉपिक लगे हुए हैं, एक आपका आदिकाल है, दूसरा आपका भक्ति काल है। तो आज की वीडियो में यानी क्लास नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम केवल और केवल आदिकाल के बारे में बात करेंगे। भक्ति काल के बारे में हम कल पढ़ाई करेंगे, यानी कल पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। सबसे पहले आपको बता दें आदिकाल की समय सीमा। तो आपके समक्ष ये लिखी गई है आदिकाल की समय सीमा 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दें कि आपने उससे हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि ईस्वी और विक्रमी संवत में क्या अंतर है। जो आपका विक्रमी संवत होता है वह 57 साल, 50 और 7 57 साल बड़ा होता है ईस्वी से। अगर विक्रमी संवत को आपको ईस्वी में बनाना है तो आप इसमें 57 साल घटा दीजिए तो आपका ईस्वी बन जाएगा, और ईस्वी में अगर आप 57 साल जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, विक्रमी संवत बन जाएगा। अब उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताएं, उदाहरण के लिए थोड़ा जूम करके जगह लें फिर बताएं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताना हो तो यह वर्ष क्या चल रहा है, 2025। तो ये चल रहा है 2025 ईस्वी। क्लियर। अब इसमें आप 57 साल जोड़ दीजिए तो क्या हुआ, 7 5 12, 5 2 7 1 8 0 2। तो ये क्या बना, 2082। इसमें 57 साल जोड़ दिए तो क्या बन गया, 2082। अब हम 2082 को बोलेंगे विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। तो अब आप चाहे बोलें 2082 विक्रमी संवत चल रहा है, चाहे बोलें 2025 ईस्वी चल रही है, दोनों का मतलब सेम ही हुआ ना। बस यही कहने का मतलब है। तो आपको यह बात समझ में आ गई कि विक्रमी संवत और ईस्वी में क्या अंतर है। क्लियर। हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक आदिकाल। अब देखिए जो आदिकाल है, आदिकाल, अब आप कहेंगे फिर ये क्या लिखा गया है इसमें, 743 से 1343। अलग अलग विद्वान के अनुसार इसकी समय सीमा बताई गई है, क्योंकि एक लोग तो साहित्य इतिहास लिखे नहीं हैं, अनेकों विद्वान हैं। जब आप कक्षा 12 में चलेंगे, 12 के बाद जब पढ़ेंगे तो आपको सभी विद्वानों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि किन किन विद्वान ने कौन कौन से इतिहास लिखे हैं, उसमें क्या क्या सन बताए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से खोज होती गई उसी प्रकार से जानकारियाँ मिलती गई, तो इसका डिफरेंट होता चला गया, यानी इसका अंतर बढ़ता गया जो आपका सन वाला है। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो मान्य है, जो बुक में या फिर जो मतलब पेपर में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो यही वाला माना जाता है, 1050 से 1375 विक्रमी संवत। तो आप इसको ध्यान ना दें, केवल यही देखें कि 1050 से 1375 विक्रमी संवत है आपका आदिकाल। अब चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या क्या बन रहा है। एक एक लाइन जो उसमें भले आपको देखने में थोड़ा मतलब छोटा लग रहा हो, बट हर लाइन अपने में क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जा रहा है हिंदी का जो प्रथम उत्थान है उसी को हम वीरगाथा काल कहते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का पहला ही चरण था, जैसे आदिकाल कहा गया। तो हिंदी का जो प्रथम उत्थान है, उत्थान काल है, उसी को हम वीरगाथा काल कहते हैं, उसी को हम चारण काल कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। इन्हीं नामों से जाना जाता है। तो अगर कोई पूछ ले भैया आदिकाल का कोई और नाम बताओ, तो आप बताना कि आदिकाल को हम वीरगाथा काल कहते हैं, आदिकाल को हम चारण काल कहते हैं। ठीक है, तो आप 2 नाम आदिकाल का और याद कर सकते हैं। वैसे आदिकाल का तो 7 8 10 नाम है, लेकिन आप केवल 2 नाम पढ़िए जो आपके बुक में लिखा हुआ है। ज़्यादा हम बताएंगे तो आपको एकदम पूरा हलवा हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो आप केवल 2 ही नाम पढ़िए। पेपर में आ गया कि आदिकाल को और किन नामों से जाना जाता है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा बता दे रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि आदिकाल, आदिकाल को किन किन, आदिकाल को और किन नामों से जाना जाता है, ए बी सी और डी। ए में आपको दे दिया आदिकाल की जगह ही लिखेंगे वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। फिर लिख दिया भक्ति काल, फिर लिख दिया भारतेंदु युग, फिर लिख दिया
द्विवेदी युग। तो इसमें से आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप बता पाएंगे। आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए आप एक एक चीज़ को ध्यान देते हुए चलिए कि आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं और चारण काल के नाम से भी जानते हैं। उस समय किस समय की बात की जा रही है, जब आदिकाल चल रहा था, यानी कि 1050 से लेकर के 1375 संवत के बीच में। उस समय देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उस समय जो अपना देश था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के जो राजपूत राजा थे वे आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि जितने राजपूत राजा थे उनको ये होता था कि भैया हम इनको हराएं, इनका राज्य हड़प लें और हमारी क्षेत्र सीमा में आ जाए, तो हमारे जो क्षेत्र सीमा है उसका विस्तार होता चला जाए। इसीलिए ये क्या करते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। तो जो जो हमारे राजपूत राजा हुआ करते थे वे सब आपस में लड़ते रहते थे। स्वभाव से ये राजा क्या थे, वीर थे, साहसी थे, विलासी थे। कहने का मतलब है कि ये स्वभाव से जो थे वो कोई मतलब हल्के नहीं थे, पूरे एकदम वीर थे, बलवान, भाई ताकत थी तभी तो राजा थे। वीर भी थे, साहसी भी थे, साहस भी इनके अंदर भरा था और विलासी भी थे। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, ईर्ष्या तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के कारण ये प्रायः इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे इनकी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हुआ करता था। ईर्ष्या के कारण, एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण कि हे भैया हम बड़े राजा हैं यार, तुम कैसे हमसे आगे निकल जा रहे हो। इन्हीं सब के कारणों के कारण एक राजा दूसरे राजा में अपना क्या करे, वार करता रहे, पराजित करता रहे और आपस में लड़ाइयाँ करता रहे। मुसलमानों के आक्रमण भी इसी समय आरंभ हो गए थे। जब राजा महाराजा आपस में लड़ाई करते थे अपने भारत वाले, तो उसी समय मुसलमान जो हमारे भारत में आए थे उनका भी आक्रमण प्रारंभ हो गया था। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 7-8 में पढ़ा होगा, मुसलमान जब आक्रमण कर रहे थे, मुगल काल वाला पूरा पीरियड जो आया था इन्हीं सब के समय में आया था। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आया, मुसलमान अपने यहाँ आक्रमण किया, तो उन्हीं सब के समय मुसलमान भी आ गए आक्रमण करने, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह। तो मुसलमानों का आक्रमण भी इसी समय अपना आरंभ हो गया था। इसी समय जो वीर पुरुषों का यशोगान तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही कविता का मुख्य विषय रहा। तो जब भैया हमारे मुसलमान भी यहाँ पर आए, मतलब हमारे मुसलमान नहीं, बाहर वाले मुसलमान जब यहाँ पर आए, तो हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो इनसे युद्ध करें। जब इनसे युद्ध करें तो युद्ध में भाई जब पराजय होने लगे, तो जो राजा महाराजा के यहाँ कवि लोग रहा करते थे वह इनको अंदर से जोश पैदा करने के लिए इनके लिए वो वीरता की क्या लिखते थे, कविताएं लिखते थे। बढ़िया से वीरता की कविताएं लिखें, अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखें। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर के लिखते थे, बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। जैसे अभी आप हैं, तो अभी आपसे कोई कहते भैया पढ़ाई वढ़ाई ना करो यार, कक्षा नौ में क्या पढ़ना होता है यार, कक्षा नौ में एक दिन आप पढ़ लेंगे पूरा टॉप कर देंगे, आपको एकदम चढ़ा दिए फुला के, आप बैठे हैं आराम से राजा की तरह, सो रहे हैं, पड़े हैं खटिया पे, आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ना हम तो एक दिन पढ़ के मारेंगे, पूरा एकदम गर्दा गर्दा मचा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई अतिशयोक्ति की तरह भर दिया, आपको मतलब कर दिया। अगर वहीं पर एक अतिशयोक्ति दूसरी, ये तो हो गया नेगेटिव वे वाली में, मतलब नकारात्मक कोई भर दे, दूसरा कोई सकारात्मक भरे कि भैया देखो आप यार ज़्यादा ना पढ़ो, 2-2 घंटे डेली पढ़ते रहो और आप टॉप करेंगे। आपको जोश भर दिया, 2 घंटे 4 घंटे पढ़िए आराम से, तो आपके अंदर भी जोश आया, तो ये हुआ पॉजिटिव वाला अतिशयोक्ति। तो जो राजा महाराजा के दरबारी कवि रहते थे उनको हताश नहीं होने देते थे, उनको सकारात्मक ऊर्जा का काम करते थे, सकारात्मक उनको अंदर सोच भरते थे। कैसी सोच? तो कविता में लिखते थे, वीरता की कविता लिख करके उसका वर्णन करते थे। तो इस काल की यही मेन कविता, मतलब यही एक विषय रहा कि जो राजा महाराजा कवि हुए वो राजा महाराजा को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। बढ़िया से वीरता से पूर्ण कविताएं लिख करके राजा महाराजा के सामने प्रस्तुत करें, उनको सुनाएं, तो राजा जी अपने पूरे जोश में आ जाते, तब वो जा करके अपना आक्रमण करते थे। ये रही पूरी इस कहानी। थोड़ा कहानी की तरह बताएंगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा कि हाँ ठीक है, कहानी है, इसी से याद है, बाद में भी आप इसको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये तो रहा हुआ ना कि महाराजा लोग कविता वविता सुनाते थे, तो उसका ये मुख्य विषय रहा। इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थीं, यानी कि इस काल की जो विशेषता थी वो कौन कौन से है, आइए उसको हम देख लेते हैं। इस काल की जो विशेषता है, इस काल की जो मुख्य विशेषताएं थी, आपके सामने 5 विशेषताएं लिखी गई हैं, 1 2 3 4 5। पहला है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा।
आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा का मतलब है जो दरबारी कवि थे, यानी जो कवि थे वो राजा के यहाँ रहते थे। जितने भी मान लीजिए कोई कवि हैं, ये हमारे राजा जी के यहाँ रह रहे हैं, उनके आश्रम में रह रहे हैं, तो इनकी अगर ये प्रशंसा नहीं करेंगे, इनकी बड़ाई नहीं करेंगे, तो कितने दिन राजा साहब इनको रखेंगे। एक दिन कहेंगे चलो यार भैया हटो, आपको काम नहीं है हमारे यहाँ, तुम यार हमारे लिए कुछ करते भी नहीं हो, कोई प्रशंसा वगैरह नहीं करते हो, तो क्या करते हो तुम। तो इसीलिए जो कवि वगैरह होते थे राजा की प्रशंसा करते थे, तो राजा साहब इनको अपने यहाँ रखते थे। चलो ठीक है यार आप बने रहो। कुछ उनको अपनी मुद्राएं दिया करते थे, राजा की प्रशंसा करते, राजा भी वाह वाह में एकदम रहते थे। तो इस काल की जो पहली विशेषता ये है कि आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करते थे। दूसरी इसकी जो मतलब कि इसकी जो दूसरी मुख्य विशेषता है वह है कि सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। यानी कि कोई लोग एकजुट रहने का प्रयास नहीं करते थे। सामूहिक का मतलब होता है एकता, यानी एकजुट। जितने भी राजा थे सब आपस में फूटे पड़े थे। फूटे पड़े का मतलब है कि वो वहाँ लड़ रहे हैं, वो वहाँ लड़ रहे हैं, सब अपने अलग अलग भटक रहे थे। कोई किसी में अपनी सामूहिक राष्ट्रीय चेतना का कोई दिक्कत, सब एकदम पूरा अभाव था। अभाव का मतलब होता है कमी थी। किसकी? तो सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी। तीसरा है युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन करते थे। अब देखिए सुंदर और सजीव वर्णन करते थे, दो शब्द आया है, सुंदर और सजीव। सजीव का मतलब होता है जीवित, यानी कि आप पढ़े होंगे ना सजीव और निर्जीव, जिसमें प्राण हो वो सजीव है, जिसमें प्राण ना हो निर्जीव है। तो यहाँ पर प्राण से सजीव वाला तो अलग बात है। सजीव और सुंदर का मतलब यह हुआ कि जब राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो जो कवि लोग थे वो देखते थे ना, उनके आंखों के सामने युद्ध होता था, तो वो उसी का वर्णन करते थे, तो वह सजीव माना जाता है। जो आंखों देखी हाल का वर्णन करे वह होता है सजीव। तो इसमें क्या हुआ करता था? युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन हुआ करता था। चौथी परिभाषा है कि इसमें वीर रस और श्रृंगार रस का वर्णन किया करते थे। जब राजा महाराजा युद्ध में जाएं, युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, तो उनके लिए वीर रस का वर्णन करें। जब राजा महाराजा युद्ध करके जीत लें, अपने महारानी के साथ रहें, या फिर अपने जब भोग विलास वगैरह कुछ करें, तो वहाँ पर अपना श्रृंगार रस का कवि लोग वर्णन करते थे। क्योंकि भाई उनको दोनों देखना है, राजा जी को भी प्रसन्न रखना है, जब युद्ध करें तो उसमें भी उनको इसे प्रेरित करना है कि वो आराम से लड़ें, और तभी तो अपने सीमा का विस्तार होगा। तो इस प्रकार से वीर रस और श्रृंगार रस का इसमें वर्णन मिलता है। पाँचवें नंबर पर आता है ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य था। कल्पना का प्राचुर्य का मतलब होता है इसमें जो बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे उसमें अपने अनुसार लिखते थे। जो भी उनके दिमाग में आया कभी लोग कि हाँ ये लिख दें तो राजा साहब और खुश हो जाएंगे, तो बराबर कल्पना करते थे। नहीं जो अनाप का शनाप कल्पना है सब झोंक दो भैया, उसी में राजा जी बस प्रसन्न रहें। बस राजा जी को प्रसन्न करने की जितनी कल्पनाएं आती थी सब बढ़ा चढ़ा कर उसी में लिख दिया करते थे। तो राजा भी खुश रहते थे और भाई कभी लोग को भी मुद्रा मिल जाती थी, रुपये मिल जाते थे, तो वो भी बड़ा प्रसन्न रहते थे। तो ये जो चार पांच विशेषताएं हैं ये इस युग की बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मतलब विशेषताएं हैं। तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा, पेपर में आ सकता है कि आदिकाल की जो मुख्य विशेषताएं हैं आप उसको लिखिए, लिखित में भी आ सकता है 2 नंबर में। तो ये रहा। अब देखते हैं कि आदिकाल की जो रचनाएं हैं, क्योंकि अब आपको रचना भी पढ़नी होगी ना, तो आप देखिए आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो आपको 2 रूपों में मिलते हैं। एक होती है प्रबंध काव्य, एक होता है वीर गीत। अब हम आपको प्रबंध काव्य और वीर गीतों के बारे में बताते हैं। वीर गीत वो होते हैं जिसमें आपको वीरता का वर्णन मिलता है, ठीक है भैया। और प्रबंध काव्य होते थे जो कि खंडों में विभाजित हुआ करते थे, तो वो होते हैं अपने प्रबंध काव्य। अब चलिए हम देखते हैं कि प्रमुख कवि कौन है और उनकी रचना कौन है। यहाँ से आपका जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। IMPG यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। क्या? प्रमुख कवि का नाम और उनकी रचनाओं का विवरण। यहाँ से पेपर में बराबर क्वेश्चन आते हैं। पहले कवि हैं दलपति विजय जी, इनकी रचना है खुमाण रासो। ये क्या है? प्रबंध काव्य। इससे कोई मतलब नहीं, आप इसको भी छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए। बस ये देखिए कि कौन से कवि हैं और उनकी कौन सी रचना है। दलपति विजय की रचना है खुमाण रासो। इसकी टिक कर याद करना हो तो आप याद कर लीजिए खुद, खुद से खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है। अगली रचना है चंद्रवरदाई, यह पृथ्वी राज रासो की रचना है। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है। अगला आपका है सारंगधर, सारंगधर की रचना है हमीर रासो। इसका आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है हंस, ह और सा, ह और सा, सम। ह से हमीर रासो, कौन सी रचना? सारंगधर। अगली रचना है आपका, थोड़ा इसको इरेज कर दें फिर सही रहेगा, नल सिंह, ये आपके कवि हैं, इनकी रचना है विजयपाल रासो। इसकी आप ट्रिक याद कर सकते हैं,
वीन, बीन, वीन, वी से विजयपाल रासो, ना से नल सिंह, यानी जो विजयपाल रासो रचना है किसकी है, तो आपकी ये रचना है नल सिंह की। अगली रचना है परमाल, मतलब परमाल रासो, जिसको हम आल्हा खंड कहते हैं। ये रचना है जगनिक की। ठीक है भैया, इसको आप जो है याद कर लीजिए पज, और जो है आप याद कर लीजिए जप, मतलब जप ज़्यादा सही रहेगा, जप। जप ले हरि का नाम प्रभु, हो जाए कल्याण प्रभु। तो क्या ट्रिक है, जप। जप से क्या ट्रिक होगी कि जगनिक की रचना क्या है, परमाल रासो, बोले तो आल्हा खंड। अगली रचना है आपका बीशल देव रासो। रचना का नाम है बीशल देव रासो, इसके लेखक हैं नलपति नाल। इसकी भी आप ट्रिक याद कर लीजिए, बीन, बीशल देव रासो, नलपति विजय। ठीक है भैया। अगला है केदार भट्ट की रचना है जय प्रकाश, जो था जय चंद्र प्रकाश। मधुकर की रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। ये सब वीर गीत हैं। तो इसमें से जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है दलपति विजय का खुमार रासो, चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, जगनिक का आल्हा खंड, और नलपति नाल का बीशल देव रासो। ये आपके चार हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको कन्फर्म याद करिएगा, मतलब एकदम अच्छे से रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। ये पेपर में भैया आएंगे, गारंटी है बाबू यार, इसमें से एक न एक आ जाएगा, तो आप इसको आराम से याद कर लीजिए। अब यहाँ पर कहा गया है वीर काव्यों में, वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और जो लोकप्रिय काव्य है वो कौन सा है, आल्हा खंड। अभी हमने ऊपर आपको बताया ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कि जो सबसे प्रमुख है वो क्या है, आल्हा खंड, जगनिक का, जगनिक, आल्हा खंड, या फिर इसी को कहते हैं परमाल रासो, परमाल रासो। तो यह आपका पूरे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आल्हा खंड, जो जगनिक तथा भाट नामक कवि द्वारा लिखा गया। यहाँ पे स्पष्ट है ना, जगनिक नामक भाट कवि के द्वारा रचित है। इस काव्य को महोबा के दो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, दो प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं, आल्हा और उदल। उदल को हम कहते हैं उदय सिंह। इनके वीर चरित का इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है, और यह बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही लोकप्रिय है। लोकप्रिय है, लोकप्रिय का मतलब जो हमारे गांव देहात में जो लोगों में प्रिय हो वही होता है लोकप्रिय। तो ये आपका आल्हा खंड के नाम से है, और ये बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ पर अगला है कि इसमें गीत आज भी वर्षा ऋतु में उत्तम भारत के गांव-गांव में ढोलक और थाप के साथ गाए जाते हैं। हाँ भैया, आप जितने हमारे ये विद्यार्थी बंधु हैं कक्षा 9 के, हमारे बालक बालिकाएं, सभी लोग जो जो गांव से हैं, ये गांव से सभी हैं, कौन यहाँ शहर से होगा, बहुत कम होंगे शहर से। गांव वाले अधिकतर सुने होंगे, गांव में आल्हा खंड हुआ करता है। आप लोग अगर विरहा पद्धति सुने होंगे तो उसमें भी आल्हा खंड गाया जाता है। गांव में जो घुघरू पहन के नाचते थे, नटवरी नृत्य कला होते, उसमें जो गाते थे वो आल्हा खंड गाते थे। गांव गांव में अभी भी आल्हा का बहुत ही प्रचार है। सावन के माह में आल्हा अभी भी गाया जाता है। ये रहा ना कि यहाँ पर गांव गांव में ढोलक की थाप के साथ गाए जाते हैं आल्हा। इसी काल में कुछ श्रृंगार रस तथा भक्ति भी रचनाएं हुई हैं, किंतु बहुत प्रमुखता वीर रस के काव्यों में ही रही है। यानी कि इसमें जो भक्ति वगैरह हो तो कोई भी मतलब नहीं था, इसमें ज़्यादातर क्या था, वीरता थी। दो कवि और याद कर लीजिए, एक है विद्यापति, एक है अब्दुल रहमान। ये भी इस युग के प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। कोई पूछ ले भैया कि विद्यापति जी जो हैं, विद्यापति, विद्यापति, ओके, सबसे छोटी एक मात्रा होगी, बड़ी की नहीं होगी यार, विद्यापति होता है। विद्यापति किस युग के हैं, तो आप बताइए, आदिकाल के हैं। अब हम आपको थोड़ा आल्हा के बारे में बता दें, जो भी हमने आपको चर्चा किया आल्हा। आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं आल्हा, तो आपको आल्हा मिल जाएगा। आल्हा में दो लाइन ऐसी थी कि 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो इस प्रकार से आल्हा होता है। आल्हा जो गाया जाता है, गाँव में गाया जाता है कि आल्हा उदर बड़े लड़ैया जी के मार सही ना जाए, एक कमारे दो मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए, खटखट खटखट चले असरफी अवहन गिरे लहारन तान। इस प्रकार से आल्हा का मतलब वीरता का भरपूर वर्णन इसमें होता था। तो आल्हा उदल के बारे में वर्णन है, कभी आपको अच्छे से सुनाएंगे 5-10 मिनट का वीडियो बना करके। अभी केवल आप समझ लीजिए ऐसे गाया जाता है आल्हा ना, कि आल्हा उदर बड़े लड़ैया जे के मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जावे तीसरा खौफ खाए मर जाए। कितना अतिशयोक्ति है कि एक को मारते हैं तो दो मर जाता है, तीसरा खौफ खा करके मर जाता है, यानी डर के मारे मर जाता है। तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन है भैया, वीरता का वर्णन ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो आदिकाल है वो संपन्न होता है। कल हम पढ़ेंगे आपका द्विवेदी युग।
तो चलिए चलते चलते आपसे विदा लेते हैं। आपके साथ भैया हंसने वाले मुझे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में हंसना ज़रूरी है। सब लोग बढ़िया से हंसिए, एकदम नॉर्मल होकर पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा लोड लेने का नहीं। आराम से पढ़ो, मेरे साथ आराम से हंसते रहो। आपको गाने के साथ आराम से पढ़ाएंगे, आप भी गाइए हम भी गाइए, चिल मार के पढ़ाई करते हैं। वैसे भी हिंदी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। जो विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत लेकर के ना गाए, जो संगीत से ना जुड़े, वो हिंदी और संस्कृत के विद्यार्थी हो ही नहीं सकता। हम तो यही कहते हैं भैया, जो विद्यार्थी संगीत से ना जुड़े, हिंदी और संस्कृत पढ़ करके, वो संस्कृत और हिंदी का सच में विद्यार्थी नहीं होगा। क्योंकि हिंदी में पद्य है, संस्कृत में पद्य है, दोनों में गाया जाता है। तो बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज का लेक्चर था लेक्चर नंबर 4। कल होगा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका भक्ति काल। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा भी होगा हमको सुझाव भी दे सकते हैं कि भैया इस प्रकार से पढ़ाइए या और अच्छे से पढ़ाइए। जैसा भी आप होगा हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। कल होगी क्लास संख्या 5, प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जा कर के देखिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।